तो लास्ट क्लास में हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा था? इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो क्या क्या इफेक्ट ऑफ फोर्स होते हैं? Force can move the stationary body. Force can stop the moving body. Force can change the speed of the body. Force can change the direction of the body. है ना? And force can change the shape of the body, shape and size of the body. ये सब हमने देखा था। So इन सब इफेक्ट्स के बेसिस पे हमने फोर्स को डिफाइन किया था, ठीक है। So force is a push or pull which changes or tends to change the state of rest of body or state of uniform motion or shape of any object is defined as force. समझ में आया? यस सर। ठीक है। देन फिर हमने पढ़ा था बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिनकी वजह से कोई भी इफेक्ट ऑफ फोर्स नहीं आता है। बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहती है, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहती है। समझ में आया? ना तो स्पीड चेंज होती है, ना डायरेक्शन चेंज होती है, ना शेप चेंज होता है, कुछ भी नहीं होता। समझ में आया? रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहती है, ठीक है। हाँ, और देखो एक पॉइंट और तुम यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जब किसी बॉडी पर बैलेंस फोर्स लगते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। समझ में आया? बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है? या तो नेट फोर्स 0 हो या फिर वो सारे फोर्स बैलेंस फोर्स हो, दोनों एक ही बात है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ यस यस यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर लो। इफ नेट फोर्स ऑन द बॉडी if net force on the body is 0, then it is said to be under equilibrium. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि बॉडी पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, मतलब बॉडी बैलेंस स्टेट में है, मतलब बॉडी पर नेट फोर्सेस आर बैलेंस्ड। मींस बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं सब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 है। तो बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, बॉडी चल रही है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी तब तक जब तक बैलेंस फोर्स लगते रहेंगे। समझ में आया? आया समझ में? इस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग याद रहेगा हमेशा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इफ a body is said to be under equilibrium, then what is the meaning of it? Its meaning is the net force on the body is 0, or we can say that the forces acting on the bodies are balanced. Balance forces लग रहे हैं। समझ में आया? Yes sir. Unbalanced force के केस में the net force is not 0. There is some resultant force acting on the body in any particular direction. उस डायरेक्शन में बॉडी चलने लग जाती है, उसकी स्पीड चेंज होने लग जाती है। समझ में आया? यस सर। ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो बॉडी की वेलोसिटी या बॉडी को स्टेट से मोशन में या रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने कुछ गैलीलियोस के एक्सपेरिमेंट देखे थे, सिंपल। अब लिखो इस पर, इसको कंक्लूड करके न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया था। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ क्या दिया था कि अगर कोई बॉडी है तो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस, उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगे उसको। अभी तक आपने कुछ लिखाया नहीं है ना सर? हाँ, अभी नहीं लिखा है। ठीक है, लिखो फर्स्ट, लिखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। टॉपिक लिखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लिखेंगे न्यूटन्स, इसके बाद हम लिखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। टोटल कितने लॉ होते हैं सर? 3 लॉज। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फिर से सुनो। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है, देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, है ना? स्टेशनरी बोलो या रेस्ट बोलो एक ही बात है। If a body is at rest, it will be at rest, or if a body is moving, it will be moving in the same direction with the same speed until or unless external unbalanced force is not applied on it. समझ में आया? Yes sir. हाँ, हमें कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, मुझे फर्स्ट लॉ बोलना था, आपने बोल। ओके, ठीक है। सो लिख लेते हैं इसका स्टेटमेंट।
if a body is at rest, it will be at rest. It will be at rest, and if it is moving, it will then it moves continuously with same speed, with same speed in same direction. डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकती until or unless an external force, एक्सटर्नल फोर्स भी कौन सा होना चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस होगा तो होगा क्या? नो सर. सर बैलेंस्ड Is होता not- तो मोशन या तो रेस्ट में होता, यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट में. कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता. बैलेंस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बताया था मैंने. रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, और पहले से मोशन में तो मोशन में रहेगी. समझ में आया? इन सेम Yes. स्पीड इन सेम डायरेक्शन until or unless an external unbalanced force is not applied on it. This is a statement of Newton's first law of motion. समझ में आया? यस सर. ऐसे में हाँ. यस सर. यस सर. फिर उन्होंने इसका रीजन भी बताया कि ऐसा क्यों होता है कि कोई बॉडी है तो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, कोई बॉडी है तो चल रही है तो कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है, उसी स्पीड से चलते रहना चाहती है, वो नहीं रुकना चाहती. चल रही है तो रुकना नहीं चाहती है, रुकी हुई है तो चलना नहीं चाहती है. दोनों चीज सही है. अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, चलना नहीं चाहती, मोशन में नहीं आना चाहती. और अगर मोशन में तो उसी डायरेक्शन में चलना चाहती है, ना तो डायरेक्शन चेंज करना चाहती है, ना अपनी स्पीड चेंज करना चाहती है, उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलती रहना चाहती है. हर बॉडी की यही इच्छा है, यही नीड है, यही वांट है. समझ में आया क्या? वाई? बिकॉज एक टर्म है, हम पढ़ेंगे इनर्शिया. दैट टर्म इज कॉल्ड एज इनर्शिया. हर बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं इनर्शिया. क्या बोलते हैं? inertia, इनर्शिया. सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है ना. जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, सबके अंदर इनर्शिया होता है. इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है? ये बॉडी की टेंडेंसी होती है टू अपोज करने की. हर बॉडी में टेंडेंसी होती है. जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को आपको मोशन कराना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि वो अपोज करती है. रेस्ट से मोशन में लाना है, आपको फोर्स लगाना पड़ता है बिकॉज वो अपोज करती है क्या कि मुझे रेस्ट से मोशन में नहीं आना है, वो रेस्ट पे रहना चाहती है. समझ में आया? तो हर बॉडी की टेंडेंसी होती है कि जो Yes. अपनी स्टेट है उसी स्टेट में रहना चाहती है, उसको चेंजेस पसंद नहीं होते. समझ में आया? उसी टेंडेंसी को बोलते हैं इनर्शिया. उसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया. अब ये टेंडेंसी Inertia. हेवियर ऑब्जेक्ट में ज्यादा होती है. किसमें ज्यादा होती है? हेवियर ऑब्जेक्ट. जिनका Heavier मास object, ज्यादा mass होता है ज्यादा. उसमें ये टेंडेंसी ज्यादा होती है. जिनका मास कम होता है उनमें टेंडेंसी कम होती है. जितना ज्यादा मास होता है उतनी ज्यादा ये टेंडेंसी होती है अपोज करने की. समझ में आया? हाँ. यस सर. जैसे एक छोटा ऑब्जेक्ट और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, यस सर. किसको रेस्ट से मोशन में कौन ज्यादा अपोज करेगा? छोटा वाला ऑब्जेक्ट या बड़ा वाला ऑब्जेक्ट? से बड़ा वाला ऑब्जेक्ट. हाँ, बड़े वाले बड़ा ऑब्जेक्ट वाला को चलाना भी डिफिकल्ट है और रोकना भी डिफिकल्ट है. समझ में आया क्या? यस. यस सर. हाँ. So this Yes. tendency, which is called as inertia, it depends upon mass. Higher the mass, higher the inertia. आया समझ में? यस सर. हाँ. यस सर. आया समझ में? Yes. So Yes, first sir. law of motion की न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या सबको याद हो गया है? तो हम आगे बढ़ते हैं. हाँ सर. हाँ, सिंपल sir. बात है. If a body is at rest, it will be at rest, and if it is moving, then it will move continuously with same speed in the same direction until and unless an external unbalanced force is not applied on it. क्या हम इस स्टेटमेंट से भी फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं? हाँ सर. मान लो एग्जाम आया, डिफाइन फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन.
तो आपको पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलती रहेगी। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ हाँ सर। आया समझ में? हाँ यस सर। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, Yes, sir. अनबैलेंस फोर्स ना लगे, तो अच्छा। फिर इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम फोर्स को डिफाइन करेंगे कि फोर्स क्या कर सकता है, क्योंकि हमने बोला है कि कोई फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी या मोशन में उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से चलती रहेगी, मतलब फोर्स ये सब काम कर सकता है। समझ में आया क्या? यस सर। सो फोर्स को डिफाइन कर दोगे तुम कि फोर्स कैन मूव द बॉडी, स्टेशनरी बॉडी, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। समझ में आया? सो फोर्स इज ए पुश और पुल वाली डेफिनेशन लिख दोगे। समझ में आया क्या? ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ। यस सर। आया समझ में? सो ऑन द Yes. बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ फोर्स कैन आल्सो बी डिफाइंड। आया समझ में? बिकॉज फोर्स ही तो है, अनबैलेंस फोर्स ही तो है जो बॉडी को रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में या डायरेक्शन चेंज करता है या स्पीड चेंज करता है। समझ में आया क्या? न्यूटन ने भी Yes, यही sir. बोला है, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में भी यही बोला है। समझ में आया कि कोई Yes, फोर्स sir. नहीं लग रहा है तो बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी हमेशा, या हमेशा चलती रहेगी उतनी स्पीड से, कभी नहीं रुकेगी अगर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो, ना उसकी स्पीड बढ़ेगी ना कम होगी। समझ में आया? यही न्यूटन फर्स्ट लॉ है। Yes, sir. आया समझ में? एंड ऐसा क्यों होता है कि वो Yes. कभी नहीं रुकना चाहती या हमेशा रेस्ट पर रहना चाहती या अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती, चल रही तो उसी डायरेक्शन में चलना चाहती है, बिकॉज ऑफ ए टेंडेंसी कॉल्ड एज इनर्शिया। समझ में Inertia. आया? Yes, So, sir. so यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं फर्स्ट लॉ को। क्यों? बिकॉज इसी की वजह से तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है, इनर्शिया की वजह से ही तो ऐसा हुआ। समझ में आया? Yes, sir. तो इनर्शिया को डिफाइन करते हैं। inertia. Inertia is the tendency of the body due to which, इसी टेंडेंसी की वजह से it opposes its change in position or motion, means change in its state of rest, position बोल दो उसको चाहो तो, और state of motion। समझ में आया? आया Yes, समझ में? sir. हाँ? Yes, sir. It is a tendency of the body Yes, due to sir. which it opposes its change in position or motion, या फिर ऐसे लिख लो, change in state of rest, its change in state of rest और uniform motion। समझ में आया क्या? आया समझ Yes, में? sir. और Yes, sir. यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? सो इसी वजह से इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लिखो यहाँ तक, फिर हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। Yes, sir. एक पॉइंट और लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। सर मुझे Inertia. एक डाउट है। रुको अभी, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। ठीक है? हायर द इनर्शिया, हायर द मास, उल्टा लिख दिया, हायर द मास higher will be the inertia, higher will be the inertia। why? because जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा बॉडी में टेंडेंसी होगी अपोज करने की, मींस उसमें उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। समझ में आया क्या? सो अब लिखो टाइप्स ऑफ इनर्शिया। So there are 3 types of inertia। ठीक है? 1 by 1 तीनों पढ़ेंगे।
फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ते पहले। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, नाम से याद रखना है। टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आया? टेंडेंसी of the body to oppose any change in its state of rest is called as inertia of rest। समझ में आया क्या? Yes, sir. Called as inertia of rest। जैसे इसके एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कोई बस रुकी हुई है, बस की सीट पर हम बैठे हुए हैं। जैसे मैं बस की सीट पर बैठा हूँ, ये बस की सीट है, ठीक है, मैं बस में बैठा हूँ, ये बस में सीट लगी हुई है। अब जैसे बस एकदम से चलती है, स्पीड बढ़ती है ना, तो क्या होता है, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, ऐसे 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 होता है कि नहीं Yes. होता है? सर पर्सन क्यों फॉल्स होता है? बैकवर्ड। हाँ हाँ, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों? देखो, मेरी बॉडी रेस्ट पर थी तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी। मेरी बॉडी इनिशियली sir. क्या थी? रेस्ट पर, तो रेस्ट पर ही रहना Yes, चाहेगी। अब जैसे बस स्टार्ट हुई तो मेरी बॉडी जो सीट के कांटेक्ट में, वो तो सीट के साथ जाना ही पड़ेगा उसे। तो समझ में आया क्या? बट Yes, मेरी sir. अपर बॉडी तो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, वो तो अपोज करेगी, नहीं मैं आगे नहीं जाऊंगी। तो मेरी बॉडी, नीचे वाली बॉडी तो आगे जाएगी, बट मेरी पीछे वाली, ऊपर वाली बॉडी वहीं की वहीं रह जाएगी, तो ऐसे पीछे हो जाऊंगा। समझ में आया क्या? वो अपोज करेगी, हाँ, नहीं मुझे आगे नहीं जाना है। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आया समझ में? या फिर एक और एग्जांपल Yes. देखो, आपने कैरम वगैरह जब खेलते हो तो एक के ऊपर एक, जब बहुत सारी बोट होती है एक के ऊपर एक, तो जब हम नीचे वाली को मारते हैं तो ऊपर वाली सारी नीचे गिरती है, उसी जगह पर गिरती है, वो साथ में नहीं जाती। हाँ सर। साथ में जाती है कि नीचे वाली निकल जाती है, वो सारी ऊपर से नीचे गिर जाती है। समझ हाँ में आया सर। कि क्या बोला मैंने? क्यों? बिकॉज Yes, ऑफ sir. इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। या फिर एक और Rest. एग्जांपल देखो, एक मान लो एक बोतल है आपके पास, उसके ऊपर आपने एक कॉइन रखा हुआ है, कॉइन नहीं रखा हुआ, उसके ऊपर एक पेपर रखा हुआ है, और उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। जैसे आप पेपर को हटाओगे, कॉइन नीचे गिर जाता है, उसी जगह पे नीचे गिर जाता है। क्यों? वो पेपर के साथ क्यों नहीं जाता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो अपोज करता है साथ में जाने को। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ। सो अगर sir. आपको आया व्हाट इज इनर्शिया, डिफाइन इनर्शिया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया, गिव विद एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, तो आपको एग्जांपल भी लिखना है। तो मैं लिखूं क्या एग्जांपल, या फिर खुद से लिखोगे? एक एग्जांपल सर लिखो। खुद से लिखेंगे। पैसेंजर सिटिंग इन ए बस falls backward या moves backward when bus starts। लिख लो एग्जांपल। passenger sitting in a bus falls backward। सर किसी का माइक ऑन है, उसके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। हाँ, म्यूट हो जाओ, कहीं से आवाज आ रहा है। falls backward when bus starts moving। समझ में आया? आया Yes. समझ में? then second, inertia of motion। inertia of motion सेम डेफिनेशन सेम रहेगी, क्या चेंज करना है? इनर्शिया ऑफ मोशन, नाम से बताओ क्या अपोज करेगी बॉडी? मोशन में, तो मोशन में रहना चाहती है। अगर आप उसको रोकोगे या स्पीड बढ़ाओगे, sir. कम करोगे, तो अपोज करेगी। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। सो क्या लिखेंगे? Yes. टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन is called as inertia of motion। समझ में आया? पूरा लिखना है आपको। इसका एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? अभी रुक जाओ, लिखो मत, पहले सुन लो। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे?
सर हाँ सर मैं बोलूं? हाँ बोलो हमें, बोलो जल्दी। हाई सर क्या है ना, तो एथलीट लोग जो ये थोड़ा रन अप लेके फिर वो जंप मारते हैं ताकि उनकी पूरी बॉडी मोशन में हो जाए। मोशन में, यस, है ना। रन अप लेके फिर वो जंप मारते ताकि वो मोशन में रहे, ताकि बॉडी अपोज ना करे, उनको पूरा मोमेंटम मिले अच्छे से। समझ में आया? ठीक है। या फिर जैसे अगर हम Yes, मूविंग बस में से या मूविंग ट्रेन में से जब नीचे उतरते हैं तो आपने देखा होगा गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पर है और बस और हम चल रहे थे, हम बस के साथ चल रहे थे या ट्रेन के साथ चल रहे थे। अब चलती हुई मूविंग ट्रेन में से जब हम ग्राउंड पर जाएंगे तो ग्राउंड तो रुका हुआ है, हाँ तो ग्राउंड हमें फोर्स करेगा सडनली रुकने के लिए, बट हमारी बॉडी अपोज करेगी, नहीं मोशन में रहना है। तो हमारे फुट तो ग्राउंड के कांटेक्ट में रुक जाएंगे, बट अपर बॉडी तो मोशन में रहना चाहिए, इसलिए हम गिर जाएंगे आगे की तरफ। समझ में आया क्या? हाँ सर। चलिए ऐसा एग्जांपल नहीं इसलिए समझा, जब तब जाते हैं वो एथलेटिक। फिर से सुनो, कौन सा वाला? भाई सर एथलेटिक वाला ही जो आप बोल रहे हैं। एथलेटिक वाला एग्जांपल क्या होता है? जैसे मैंने आपको बोला लॉन्ग जंप मारो, तो आप खड़े खड़े मार दोगे या थोड़ा रन अप करते हुए आओगे? अच्छा सर, हाँ हाँ हाँ, पर रन अप करके आएंगे सर। समझ में आया? हाँ, वैसे ही हाँ सर। मूविंग ट्रेन में से अगर हम जब उतरते हैं तो हम थोड़ा सा चलते हैं, एकदम से रुकते नहीं। अगर एकदम से रुक जाओगे तो गिर जाओगे, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि बॉडी मोशन में रहना चाहती है, आप उसको एकदम से रोक नहीं सकते। समझ में सर वो आया? पैर अपने आप चलने लगते हैं बहुत फास्ट फास्ट से। हाँ हाँ। या सर। फिर मान लो एकदम से बस ब्रेक लगा दे, तो हम मोशन में थे, हमारी बॉडी पूरी मोशन में थी, बस रुक गई एकदम से, तो हमारी अपर बॉडी आगे की तरफ लीन हो जाती है। समझ में हाँ सर। आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर हाँ, कार भी ब्रेक मारती है। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है। सो इसका एग्जांपल क्या लिखोगे? पैसेंजर सिटिंग इन ए बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन बस सडनली स्टॉप्स। सर लगेज का भी ले सकते हैं ना ऐसे? लगेज क्या बोल रहे हो? सर? लगेज बैग्स जो रखे हैं बस के ऊपर, वो ऊपर इनर्शिया वो भी फ्रेश गिर का जाते होगा हैं, ना? ब्रेक लगाने से वो भी गिर जाते हैं, वो भी सेम एग्जांपल है। ठीक है। सर मान लो आप मोशन ब्रेक के लगा दो अ, सडनली। क्या बोल रहे सर हो? मुझे सर ये जो एग्जांपल होगा वो मोशन का। चलो पहले ये लिखो, पैसेंजर सीटिंग in a bus falls forward when bus suddenly stop. समझ में आया? So it is the Yes, sir. example of inertia of motion. Then third inertia is inertia of direction. Third inertia is inertia of direction. So inertia of direction is the tendency of the body to oppose any change in its direction. समझ में आया? जब हम किसी बॉडी की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वो अपोज करेगी, उसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया? सो अगेन Yes. द सेम डेफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन is called as inertia of डायरेक्शन। समझ में आया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Yes, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी पूछा था कि अगर हम मान लो एक कार में बैठे हुए और कार ऐसे टर्न कर रही है, कार अगर स्ट्रेट लाइन में थी तो हम भी सीधे सीधे डायरेक्शन में जा रहे थे, है ना। कार अगर सीधे सीधे जा रही थी, हम भी सीधे सीधे जा रहे थे, तो हमारी बॉडी चाहती है वो हमेशा अपोज करेगी कि डायरेक्शन चेंज ना हो, तो हमारी बॉडी भी सीधे सीधे जाना चाहती है। बट जैसे कार ऐसे टर्न लेती है तो हमारी बॉडी तो उधर ही जाना चाहती है, पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, जैसे कार ने इधर टर्न लिया तो हमारी बॉडी तो उधर ही जाना चाहती, तो हम इसलिए उस तरफ बाहर की तरफ फॉल होते। समझ में आया क्या? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया? मैं Yes, ओ sir. सर, तो क्योंकि हम लोग स्ट्रेट जा रहे थे, हमारी बॉडी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में थी,
फिर अगर अचानक हम राइट में गए तो इसलिए लेफ्ट जाती है क्योंकि हम लोग को स्ट्रेट हमारी बॉडी को स्ट्रेट जाने का था। यस, समझ में आया? ओके सर, हाँ समझा। ठीक है। या फिर जैसे मान लो आप एक थ्रेड से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे कनेक्ट करके ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, है ना? जैसे हम उसको छोड़ते हैं वो टेंजेंशियली जाता है सीधा का सीधा उसकी डायरेक्शन में, गोल गोल नहीं घूमता है उसके बाद। समझ में आया क्या? सर वो सॉसर फेंकता ना, फ्लाइंग सॉसर होता ना। ठीक है, लिखो इसको यहाँ तक। ठीक है, जैसे मान लो एक स्टोन है, ये स्ट्रिंग से, ये स्ट्रिंग है, इससे पकड़ के हम ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। जैसे स्ट्रिंग ब्रेक होगी, जैसे स्ट्रिंग ब्रेक होगी, ये स्टोन विल मूव टेंजेंशियली, इस डायरेक्शन में चला जाएगा स्टोन सीधे सीधे। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आया? तो अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मोमेंटम। ठीक है, फर्स्ट लॉ में हमें क्या क्या याद रखना है? स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देन इनर्शिया क्या होता है ना? इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया और उनके एग्जांपल्स। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक इज, वैसे तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, बट वो पढ़ने से पहले हमें मोमेंटम पढ़ना होगा। मोमेंटम क्या होता है, देन ओनली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आएगा आपको। समझ में आया? सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, पहले क्या पढ़ेंगे हम? मोमेंटम क्या होता है, उसके बाद सेकंड लॉ समझ में आएगा। ठीक है? यस सो मोमेंटम को समझने से पहले एग्जांपल भी देखेंगे हम। जैसे मोमेंटम बेसिकली होता है अमाउंट ऑफ मोशन। मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है? अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय एनी बॉडी। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय एनी बॉडी, समझ में आया? इज कॉल्ड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अभी अमाउंट ऑफ मोशन कैसे बताएंगे वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ मोशन contained by a body is called as momentum of the body. समझ में आया? सर। हाँ सर, इसका मतलब कि एक बॉडी कितना चल सकती है? मैं बताता हूँ अभी एग्जांपल, रुको अभी। अमाउंट ऑफ मोशन का मीनिंग अभी मैं समझाता हूँ। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड एज मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास एक बॉल, ठीक है, मेरे पास दो बॉल है, दोनों सेम है, ठीक है, हाँ दोनों सेम मास, दोनों टेनिस की बॉल है मान लो, दोनों ग्रीन कलर वाली आती है ना टेनिस की। यस सर। हाँ, दोनों का मास सेम है, आइडेंटिकल बॉल है एकदम, न्यू परचेस करके लाया मैंने, दोनों सेम है ना। मान लो ये यस 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये 20 मीटर पर सेकंड से इसको मैंने थ्रो किया, है ना। और सामने मेरा एक फ्रेंड खड़ा हुआ है, दो फ्रेंड खड़े हुए हैं, उनको मैंने बोला इनको रोकना है, तुम्हें इनको क्या करना है? रोकना है। तो वो यहाँ पर ऐसे रोकेंगे इसको। तो बताओ किस बॉल को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? 20 मीटर पर 20 मीटर पर 20 सेकंड वाले वाले। 20 वाले। 20 मीटर पर 20 मीटर पर सेकंड वाली को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मास दोनों का Yes, सेम है, दोनों का मास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m m। बट इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी या बोलो वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी दूसरे वाली। तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ दोनों में से किसके पास रोकना है, मतलब किसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? जिसके पास अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा है। समझ में आया क्या? अगर अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा है तभी तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो कौन सी वाली बॉल के पास अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा है? जिसके पास वेलोसिटी ज्यादा है या वेलोसिटी कम है? सर वेलोसिटी जिसको जाता है। सर ज्यादा। तो ये जो अमाउंट ऑफ मोशन है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? हाँ सर, करता है। अगर दो पार्टिकल ऑफ हाँ, सेम sir, मास मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज,
तो दोनों का अमाउंट ऑफ मोशन अलग अलग होगा। जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसके पास अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा है। अमाउंट ऑफ मोशन हम कैसे समझेंगे? हम ऐसे समझेंगे कि रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, वो डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय द बॉडी पर। समझ में आया? हाँ सर। And that depends upon the velocity of the body. So in short, momentum also depends upon velocity of the body because momentum is amount of motion. Amount of motion बोलो या momentum बोलो एक ही बात है। समझ में आया क्या? यस सर। आया समझ में? तो इनको रोकने के लिए Yes, मैंने sir. स्टॉपर लगाया था। क्या लगाया था? स्टॉपर। स्टॉपर। तो स्टॉपर ने क्या किया? फोर्स लगाया। कौन से वाले स्टॉपर में मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? जिसमें Sir, स्पीड 20 ज्यादा या मीटर पर हाँ। अब दूसरा एग्जांपल देखो। एक टेनिस की बॉल है और एक लेदर की बॉल हैवी आती है ना? हाँ सर। यस सर। कोर्ट हाँ की सर, बॉल बहुत जो हैवी होती है। मान लो इसका मास m है, इसका 2m है, डबल मान लेते हैं मास। हमें पता है हैवी होती है ना? हाँ सर। हाँ सर। और दोनों की स्पीड सेम है। मान लो ये भी 10 मीटर पर सेकंड और ये भी 10 मीटर पर सेकंड। अब मैंने बोला मेरे दो फ्रेंड्स से रोको इनको, क्या दोनों में सेम फोर्स लगाना पड़ेगा या अलग अलग? सर अलग अलग। सर अलग अलग सर अलग अलग। किसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा? सर सर, 2m। सेकंड वाले में। सर 2m में। हाँ सेकंड वाले। हाँ, लेदर वाली बॉल सेकंड में वाले ज्यादा लगाना 2m पड़ेगा। में। हाँ, टेनिस वाली Yes. बॉल को रोकने के लिए इतना नहीं लगाना पड़ेगा जितना लेदर वाली। समझ में आया क्या? हाँ हैवी है सर। क्योंकि हाँ। अब ये सोच रहे हो सर स्पीड तो सेम है, तो फिर किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पर। सर समझ मास। में सर आया? सर हाँ बोलो। यस सर। पर सर जैसे लेदर की बॉल की मास तो 2m थी, तो सर उसमें ग्रेविटी तो लगेगा सर ज्यादा मास है, तो सर क्या? उसमें तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना, मास के हिसाब से स्पीड कम हो अरे जाएगी इस ना स्पीड पे रोकना है, इसी स्पीड पे रोकना है, सर। इसी स्पीड पे रोकना है ना। एग्जाम में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल में एक को 10 पर रोकना है, दूसरे को भी 10 पर रोकना है, दोनों को सेम स्पीड पे रोकना है। ठीक है? आया समझ में? तो किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? सर दूसरे वाले। हाँ, जिसका मास ज्यादा है। सर लेदर वाले। तो अमाउंट ऑफ मोशन सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या मास ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करता है? सर मास दोनों पे भी पे करता है। करता है। दोनों पे करता है। दोनों पे करता है। अगर सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड करता तो बुलेट की स्पीड तो बहुत ज्यादा होती कि नहीं होती? हाँ सर होती है। बट जरूरी थोड़ा ना Yes, उसका sir. मोमेंटम सबसे ज्यादा हो, कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी सबसे ज्यादा होगा? नहीं, वो तो मास और वेलोसिटी दोनों से हम चेक करते हैं। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। हो सकता है साइकिल का Yes, sir. मोमेंटम कार से ज्यादा हो जाए या कार का मोमेंटम साइकिल से ज्यादा हो जाए या बाइक से ज्यादा हो जाए। दोनों पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमें किसी ऑब्जेक्ट को रोकना है तो उसका मास भी मैटर करता है। एक कार को रोकना है तो भले बहुत धीरे धीरे चल रही है बट उसका मास बहुत ज्यादा है। समझ में आया? या बाइसिकल को रोकना है, हाँ, भले बहुत तेज चल रही है बट उसका मास बहुत कम है। दोनों पर डिपेंड करता है। समझ में आया? हाँ। यस सर। So Yes, amount sir. of motion contained by a body is called as momentum of the body, और वो amount of motion depend करता है mass and velocity पे। So basically momentum is the product of mass and velocity. दोनों पे depend करता है, इसलिए दोनों का product होता है। So mathematically मैं क्या बोलूँगा? या in other words, सर mathematically रुको एक सेकेंड, momentum is the product of mass and velocity of a मूविंग बॉडी। अगर बॉडी रेस्ट पर है तो उसमें तो कोई मोशन ही नहीं है, तो उसका मोमेंटम तो जीरो होगा। सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी, है ना? मोमेंटम का सिंबल होता है Yes, sir. p। मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? पहले तो मैं ऐसे लिखता हूँ, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना? मान लो एक बॉडी है जिसका मास है m और वेलोसिटी है v, तो इसका मोमेंटम p, मोमेंटम का सिंबल होता है p, ये होगा mv। समझ में आया? यस सर। फॉर्मूला क्या होगा? मोमेंटम इज इक्वल टू mv।
किसी भी बॉडी, मान लो दो बॉडीज मोशन में है, दोनों में से किसके पास मोमेंटम ज्यादा है या कम है, कैसे निकालेंगे? दोनों का मास चेक करेंगे और वेलोसिटी चेक करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जिसका ज्यादा आएगा उसके हाँ। पास मोमेंटम ज्यादा है। समझ में आया? है यस ना? यस सर। तो मोमेंटम का फॉर्मूला एक बार और इस पेज पे लिखता हूं मैं, और यूनिट देखते हैं इसकी। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, ये ठीक है। तो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मास की क्या होती है? केजी। सर केजी। और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। समझ में आया? हाँ सर। केजी मीटर पर सेकंड। इसकी एक और यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकंड। ये कैसे आई ये बाद में पता लगेगा, अभी बस लिखेंगे। एक और यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू सेकंड। न्यूटन होती है फोर्स की, अभी देखेंगे हम बाद में। समझ में? अभी बस लिख के रखना है, बाद में समझाऊंगा जब भी इसका टर्न आएगा। ठीक है? हाँ सर। सीजीएस यूनिट, मास की क्या होगी सीजीएस यूनिट? सी फॉर सेंटीमीटर, ग्राम। जी फॉर ग्राम, तो ग्राम। और वेलोसिटी की? सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको हम बोलते हैं डाइन इंटू सेकंड, ये भी मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी बस लिख के रखेंगे। मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर? वेक्टर। सर मोमेंटम वेक्टर वेक्टर होगी। क्वांटिटी। मास इंटू वेलोसिटी है, मास इंटू वेलोसिटी है। सो इट वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए मोमेंटम भी वेक्टर है। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई बॉडी राइट में जा रही है तो उसका मोमेंटम पॉजिटिव मानेंगे, और लेफ्ट में जा रही है तो उसका मोमेंटम नेगेटिव मानेंगे। नेगेटिव। समझ में आया? है ना? लिख लेते हैं चाहो तो। इफ ए बॉडी इज मूविंग, ये साइन कन्वेंशन है मेरा, टुवर्ड्स राइट। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट की तरफ सब पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ सब नेगेटिव, अपवर्ड सब पॉजिटिव, डाउनवर्ड सब नेगेटिव। टुवर्ड्स राइट इट्स मोमेंटम विल बी पॉजिटिव। म्यूट हो जाओ, कहीं से आवाज आ रही है। एंड इफ ए बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, its momentum will be negative। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। A body is moving with a body of mass, mass be given on earth, a body of mass 250 gram is moving with velocity 15 centimeter per second towards right. Find its momentum. सर हमें ऐसा यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है। Yes. ओके। देखो, मास था 250 ग्राम, ठीक है, और वेलोसिटी है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। राइट में जा रहा है तो हमें पॉजिटिव लेनी है। राइट में जा रही है तो वेलोसिटी क्या लेनी है? पॉजिटिव। लेफ्ट में जाती होती है तो नेगेटिव लेते हैं, तो मोमेंटम भी नेगेटिव आता। समझ में आया क्या? हाँ। सो मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। मास ऐसा ही में निकालना है, तो मास है 250 अपॉन 1000 किलोग्राम में, है ना? मास को किस में रखेंगे? केजी में। और स्पीड है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 15 अपॉन 100 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ठीक है। तो 10 से 10 कैंसल, 25 इंटू 15 कितना होगा? 375। यस सर। यस। अपॉन 123 केजी मीटर पर सेकंड, तो आंसर क्या आएगा? 0.375 केजी मीटर पर सेकंड। ये है मोमेंटम बॉडी। समझ में आया? हाँ सर।
अगर मान लो क्वेश्चन में होता टुवर्ड्स लेफ्ट तो आंसर नेगेटिव में आ जाता, आता कि नहीं आता? माइनस लग जाता ना। हाँ सर। हाँ सर माइनस क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव लेते। हाँ लिख लो। यहाँ पे कितने जीरो है? 4 जीरो है, तो 0.0375 आएगा। ठीक है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर अपना एक और क्लास